नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, शुद्ध बर्फ का गलनांक होता है, यानी शुद्ध जो बर्फ है उसका गलनांक है वो कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्सियस, 373 केल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा शुद्ध बर्फ का गलनांक है वो 273 के होता है, यानी केल्सियस होता है। तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, चांदी जैसे सफ़ेद होती हैं, उपधातु, अधातु, धातु, उक्त कोई नहीं। तो चांदी जैसी सफ़ेद हैं वो धातु होती हैं, तो ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर, धातु। फिर उसके बाद में तीसरा है, लोहा यानी आयरन का प्रतीक है, IRFE तो विद्यार्थियों FE इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में सोता है, न्यूट्रॉन को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो न्यूट्रॉन है, इसको एन के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला है कि सजीवों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई हैं। आपको बताना है कि सजीवों की संरचना और क्रियात्मक इकाई हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कोशिका, ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पादपों में फ्लोएम उत्तक का कार्य है। आपको बताना है कि पादपों में फ्लोएम उत्तक का कार्य है वो क्या है? तो खाद्य संवहन करना उसका कार्य है, तो ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी विस्थापन से ज़्यादा नहीं हो सकती है, कम नहीं हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती है या उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा कम नहीं हो सकती हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का द्वितीय नियम है। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो त्वरण का नियम है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? डी पृथ्वी का घनत्व है, तो इसमें आपको सही सूत्र बनाना है, तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित जो ऊर्जा है उसे अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे संचरित हो सकती हैं। तो इसका सही आंसर होगा, अनुप्रस्थ तरंगे केवल धातुओं में संचरित हो सकती हैं, तो केवल धातुओं में, ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। और फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव है। तो वर्मी कंपोस्ट है वो बनाने वाला जीव केचुआ होता है, यानी केचुआ है वो जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको खाद के रूप में बदलता है, तो वो केचुआ होता है और इसको किसानों का मित्र भी कहते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो गैसों में विसरण का गुण अधिकतम होता है, तो इसमें अधिकतम बढ़ना है। दूसरे में विनाश, तीसरे में संरचनात्मक द्रव्यता, और चौथे में मंदन, और पांचवें में भारहीन की अवस्था में प्रतिक्रिया बल शून्य होता है, और सातवां है इसमें किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ पे गुणनफल आपको लिखना है। फिर उसके बाद में आपको तीसरा प्रश्न मिलता है, सत्य और असत्य की पहचान करनी है। जैसे कि गैसों में संपीड़ितता का गुण कम होता है, गलत है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, सही बात है, इसको सत्य लिखना है। सभी द्रव्यों की संरचना इकाई परमाणु होती है, सत्य बात है। किसी परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉन युक्त ब्रह्मतम कक्ष को अष्टक कहा जाता है, ये भी सही है। फिर उसके बाद में स्केलर क्राइमाइन उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये गलत बात है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, ये सही बात है। और एपिस मेलिफेरा डंक बहुत अधिक होता है, ये गलत है,
ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सत्य और असत्य बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। जैसे कि ऐशिक पेशी तो ये रेखित होती है। पेशी उत्तक तो ये चिकनी पेशी होती हैं। तंत्रिका उत्तक इसका मिलान है आपके न्यूरल से हो जाएगा। संयोजी उत्तक इसका अस्थि से हो जाएगा। संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम से हो जाएगा। और पादप उत्तक विभोजे उत्तक और स्थायी उत्तक से हो जाएगा। इस तरह से इनको आपको मिलान करना है। फिर उसके बाद में जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन। तो इसमें देखिए पहला, पदार्थ से क्या अभिप्राय है। तो वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। दूध किसका मिश्रण है, जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण होता है। कोशिका झिल्ली की एक विशेषता बतानी है, तो ये वर्णात्मक प्रागण्य होती है। चारा देने वाली फसलों के नाम लिखिए, तो वर्मी, जई, शुड़ान, रिजगा वगैरह आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो सूर्य ही है प्राकृतिक स्रोत सबसे बड़ा। दाब का सूत्र लिखिए, तो P बराबर F/A, इसको आपको लिखना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करते हैं, तो इस तरह से ये हो जाता है। फिर उसके बाद अगला है कि दूरी समय ग्राफ से क्या जाना जा सकता है, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वस्तु की चाल जान सकते हैं। फिर उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं। इसमें पहला देखिए, स्थिर अनुपात के नियम को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। फिर उसके बाद में अगला है, केंद्रक के कोई 4 कार्य आपको बताना है, जैसे कि जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करना, कोशिका का विभाजन करना, फिर RNA का निर्माण करना और आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करना, इनके कार्य होते हैं। फिर उसके बाद अगला है कि एपिथेलियम ऊतकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, आपको बताना है। तवरण किससे कहते हैं, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पराध्वनि के विषय में लिखना है आपको। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप 3 गतिविधियां बांट सकते हैं। फसल की जो किस्म है उसमें सुधार करना, फसल उत्पादन प्रबंधन करना और फसल सुरक्षा प्रबंधन करना। फिर उसके बाद में अगला है, वाष्पीकरण के क्या कारण है, शीतलता कैसे उत्पन्न होती है, आपको बताना है। फिर उसके बाद में निम्न के उदाहरण देने, ठोस द्रव में विलय, गैसों का द्रव में विलय, गैस का गैस में विलय और ठोस का ठोस में विलय, तो इनके आपको बताना है। फिर उसके बाद में रसधानियाँ क्या है और समझाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रसधानियाँ क्या है इसको समझाना है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दाब किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्षितिज ऊर्जा के कोई 4 उदाहरण आपको बताने हैं, तो इसमें बिजली, संयंत्र, धनुष, ग्लेब, बड़ी, ये आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और ये पौधे हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं, तो 16 पोषक तत्व होते हैं इसमें। हवा से कार्बन और O2 प्राप्त करते हैं, पानी से H2 और O2 प्राप्त करते हैं, शेष 13 तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 7, गुणित अनुपात के नियम को स्पष्ट कीजिए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है, 3 प्रकार के पेशीय रेशे में चित्र बनाकर आपको उसमें अंतर स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद में इस तरह से ये 10वां प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, जड़त्व से क्या अभिप्राय है, 2 उदाहरण देकर आपको समझाना है। जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे इनके उत्तर बड़े होते हैं, इस कारण से हम लिख नहीं सकते हैं इतने बड़े, इसलिए आप खुद ही इनके आंसर याद कर लीजिए। फिर उसके बाद 12वां प्रश्न है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगे में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, वायु में ध्वनि संचरण कैसे होता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वायु में ध्वनि संचरण कैसे होता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना आपको। फिर उसके बाद में अगला है कि संयोजकता से क्या आशय है, संयोजकता का निर्धारण कैसे किया जाता है, उदाहरण सहित आपको बताना है। अगर ये नहीं आता, अथवा में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा इसका प्रयोग के प्रेक्षण है वो भी आपको बताने हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा प्रश्न पत्र है कक्षा 9 का साइंस का यानी विज्ञान का। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पत्र देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।